फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी भारत भूगोल में 2020 के सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में कि इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए थे। सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा 2020 प्रश्न पत्र 5 भाग 2 भारत का भूगोल है, जिसमें इंडियन जियोग्राफी है, जिसमें 2020 के प्रश्न पत्र में सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 व अंक 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के पर्वत शिखरों का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल में। पूर्वी घाट के पर्वत शिखर में महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1596 मीटर है, ओडिशा में स्थित है। गुरु शिखर 1479 मीटर वेंकटेश्वर पर्वत में स्थित है। वेंकटेश्वर पर्वत 1077 मीटर, नन्नामलाई पर्वत 909 मीटर तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र में अनाईमुड़ी या अनामुड़ी जो कि 2685 मीटर केरल में स्थित। डोडोबेट्टा 2637 मीटर तमिलनाडु में स्थित है। मुल्लयानगिरी 1926 मीटर कर्नाटक में स्थित है। अगस्त्यकूटम 1766 केरल में स्थित है। कुद्रेमुख 1729 मीटर कर्नाटक में स्थित है। तो यह सभी जो है पूर्वी व पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। दूसरा प्रश्न है महानदी अपवाह तंत्र का प्रारूप क्या है। महानदी अपवाह तंत्र का प्रारूप यदि हम देखें तो महानदी अपवाह तंत्र एक जल संसाधन का प्रबंधन प्रणाली है। यह ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। इसमें बांध, जलाशय, नहर व सिंचाई प्रणाली शामिल है। यह प्रणाली सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन के लिए जल संसाधन का प्रबंधन करती है। अगला है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि के यदि कारण देखें, पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, दूसरा कृषि व पशुपालन में वृद्धि, तीसरा शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, चौथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं हों। ये नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से जो है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है भारत भूगोल का कुटीर उद्योग की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कुटीर उद्योग पर घर की ही संचालित किए जाने वाला उद्योग होता है। इसमें जो है छोटे पैमाने पर यह संचालित किया जाता है और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यह इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा है दामोदर नदी घाटी योजना कब और क्यों बनी। दामोदर नदी घाटी योजना 1948 में बनाई गई थी। यह योजना दामोदर नदी के जल संसाधन का उपयोग करके बिहार और झारखंड राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। यह योजना पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना थी, दामोदर नदी घाटी योजना। इस योजना के तहत दामोदर नदी पर कई बांध और जलाशय बनाए गए। अगला प्रश्न है लौह अयस्क के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। लौह अयस्क के प्रकारों का उल्लेख पिछले साल भी यह प्रश्न पूछा गया था। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। कोयला वाला अयस्क का प्रकार महत्वपूर्ण है। हेमेटाइट Fe2O3 Fe2O3 यदि हम देखें, यह लौह अयस्क का सबसे आम और महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें 50 से 66% लोहा होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 इसमें जो है 30 से 40% लोहा होता है और यह चुंबकीय गुणों वाला होता है। लिमोनाइट FeOOH तो यह जो है 20 से 40% लोहा इसमें प्रेजेंट होता है और जल में घुलने वाला होता है लिमोनाइट। सीडेराइट 20 से 40% लोहा और यह कार्बोनिक एसिड में घुलने वाला होता है। तो यह जो है लौह अयस्क के प्रकार है। तो इससे जो है पैटर्न पता चलता है कि पिछले साल इन्होंने कोयले के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी, फिर अगले साल के पेपर में इन्होंने लौह अयस्क के प्रकारों की चर्चा पूछी। सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 है। 4 अंक के लिए इसमें प्रश्न बनते हैं। भारतीय कृषि स्वरूपों पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह जो है तापमान कृषि उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और अधिक तापमान फसलों को प्रभावित करता है। वर्षा का प्रभाव भी होता है। वर्षा कृषि के लिए जल संसाधन की पूर्ति करती है और जो अनियमित वर्षा होती है वह फसलों के उत्पादन पर गलत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालती है। भूमि की आर्द्रता फसलों की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करती है। फसलों में कीटों और रोग की समस्या हो सकती है आर्द्रता की कमी से। मानसून की अनियमितता से कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शीतकालीन तापमान यह फसलों की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालिक प्रभाव जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा में परिवर्तन और मानसून की अनियमितता, यह सभी जो है भारतीय कृषि के स्वरूप का जलवायु पर प्रभाव है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति के आयाम क्या हैं। भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति के आयाम यदि हम देखें, पहला है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन की विविधता, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला, जैसे दही, पनीर, मक्खन। कृषकों की आय में वृद्धि हुई। कृषकों की आय में वृद्धि, इससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुए।
ग्रामीण रोजगार को अवसर प्राप्त हुए, निर्यात में वृद्धि हुई, साथ ही देश की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इस क्रांति के फलस्वरूप की गई। इससे जो है श्वेत क्रांति ने भारत को दुग्ध उत्पादन के हेतु आत्मनिर्भर बनाया है। इंडियन ज्योग्राफी में पूछा गया 2020 के प्रश्न पत्र में अगला जो प्रश्न है, अबूझमाड़ पहाड़ी की विशेषताएं लिखिए। अबूझमाड़ पहाड़ी की विशेषताएं यदि हम देखें तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है अबूझमाड़ की पहाड़ी। औसत ऊंचाई इसकी 1100 से 1300 मीटर की औसत ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें खिंजड़ी, बबूल व अकासिया जैसे वृक्ष शामिल हैं। अबूझमाड़ का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जिसमें कई प्रमुख मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। अबूझमाड़ की पारिस्थितिक महत्व भी है, जिसमें यह क्षेत्र जल संसाधनों का स्रोत है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। अगला है सेक्शन 3, शब्द सीमा स्वनिर्धारित है। 8 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारत में चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। तो चीनी उद्योगों की चर्चा हमें करनी है। कवर्धा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। कवर्धा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र कवर्धा है, जहां कई चीन की मिल जो है स्थापित की गई हैं। बिलासपुर क्षेत्र में यदि हम देखें तो चीनी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई चीन मिल और चीन प्रसंस्करण इकाइयां यहां स्थापित हैं। दुर्ग जिले में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग में स्थित है दुर्ग जिला और यहाँ कई चीनी मिल स्थापित है। साथ ही रायपुर जो है राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यहाँ भी चीन प्रसंस्करण की इकाई देखने को मिलती है। तो अर्थात यह चीनी के संदर्भ में चीनी उद्योग हेतु कवर्धा, बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में चीन उद्योग की विशेषताएं यदि हम देखें तो उच्च गुणवत्ता वाला गन्ना, उच्च गुणवत्ता वाली जो फसल है चीनी उत्पादक के लिए उपयुक्त है। दूसरा, अनुकूल जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है, जिसमें चीनी उत्पादन में मदद मिलती है। तीसरा है सरकारी समर्थन। छत्तीसगढ़ सरकार चीनी उद्योग को समर्थन प्रदान करती है, जिससे उद्योग की वृद्धि में मदद मिलती है। आधुनिक तकनीक। छत्तीसगढ़ के चीनी उद्योग में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे चीनी उत्पादन में वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ में चीनी उद्योग का महत्व यदि हम देखें तो पहला है रोजगार का सृजन होना। चीनी उद्योग छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। दूसरा, आर्थिक विकास। चीनी उद्योग छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, निर्यात। छत्तीसगढ़ का चीनी उद्योग निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौथा है ग्रामीण विकास। चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण दीजिए। भारत में ग्रामीण प्रवास के कई कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, तकनीकी और अन्य कारण। ग्रामीण प्रवास के कारण में पहला है रोजगार की कमी, गरीबी, भूमि की कमी या कर्ज होना। सामाजिक कारण के अंतर्गत शिक्षा की कमी हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं की, सामाजिक असमानता या पारिवारिक दबाव हो सकता है। पर्यावरणीय देखें तो जलवायु में हमेशा परिवर्तन, कभी सूखे की स्थिति, कभी बाढ़ की स्थिति या मिट्टी की खराब गुणवत्ता, यह जो है शामिल है ग्रामीण प्रवास का कारण। राजनीतिक कारण यदि हम देखें तो सरकारी नीतियों की कमी, प्रशासनिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता व भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलना, यह राजनीतिक कारण है। ग्रामीण प्रवास के कारणों में तकनीकी कारण यदि हम देखें तो कृषि तकनीकी की कमी, सिंचाई की कमी, बीज व उर्वरक की कमी या कृषि विपणन की कमी। अन्य कारणों में शहरीकरण, औद्योगिकरण, संचार और परिवहन की सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो कि भारत में ग्रामीण प्रवास के प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या में वृद्धि व ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या घटती है। अगला है सेक्शन 4, शब्द सीमा 125 है। 10 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषताएं लिखें। महत्वपूर्ण है, भौगोलिक विस्तार से संबंधित प्रश्न है। भारत भूगोल में उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषताएं यदि हम देखें तो यह जो है उत्तर भारत में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। इनका आकार लगभग 700 किलोमीटर चौड़ा व 3000 किलोमीटर लंबा है, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ क्षेत्र है। भूगर्भिक संरचना यदि हम देखें तो यह मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है, जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलवायु यदि हम इस क्षेत्र में देखें तो जलवायु जो है गर्म व शुष्क है, जिसमें गर्मियों में तापमान अधिक व सर्दियों में कम होता है। नदियाँ, मैदान में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें शामिल है गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। मिट्टी की यदि हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की यह सभी विशेषताएं हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में यदि हम देखें तो गेहूँ, कपास, गन्ना और कपास के जैसी फसलें जो है यहाँ ली जाती हैं। वनस्पति के क्षेत्र में वनस्पति कम है, लेकिन कुछ वन क्षेत्र में शाल, सागौन व बबूल जैसे वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं।
जीव जंतु यदि हम देखें तो कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें हाथी, बाघ व चीता, तेंदुआ प्रमुख है। आर्थिक महत्व यदि हम देखें तो यह मैदान भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कृषि, उद्योग व व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान की विशेषता भारत के सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में से एक बनाती है इसको। अगला है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ रही है और परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कुछ प्रमुख विकल्प हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा सूर्य का ऊर्जा उपयोग करके बिजली उत्पादन करना होता है। पवन ऊर्जा हवा की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाता है। भूतापी ऊर्जा भूमि से भीतर की गर्मी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना। जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अगर फायदे हम देखें तो इसमें शामिल है पर्यावरण का संरक्षण। यह ऊर्जा स्रोत जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसमें ऊर्जा की स्वतंत्रता होती है। यह हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता से मुक्त करता है। आर्थिक लाभ भी है। यह स्रोत लंबे समय में आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं, परंतु इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। यह ऊर्जा के जो स्रोत है वो बहुत महंगे होते हैं। इसके लिए विशेष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। साथ ही इन ऊर्जा स्रोतों के लिए भंडारण की आवश्यकता भी होती है। तो यह जो है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन हमने किया कि कौन कौन से प्रमुख उपयोग विकल्प हैं, उसके क्या फायदे हो सकते हैं और चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में तो क्या हैं।